हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मुख्य रूप से हम लोग अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड रोज़ नए आर्टिकल को कवर करते हैं और नए नए आर्टिकल्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं जो मुख्य रूप से आपके मेंस और आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है उसमें हम लोग प्रीलिम्स से रिलेटेड और कुछ फैक्ट देखेंगे मेंस से रिलेटेड। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग मुख्य रूप से इस सेशन को अपने आर्टिकल्स को शुरू करें। तो आज के आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और कुछ एक नया मामला जो है, जो इच्छा मृत्यु वाला मामला जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की में क्या सुनवाई हुई है और उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इससे रिलेटेड हम मामले जो देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। भारत में सबसे पहले न्यायपालिका की स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कब हुई थी? 1774 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, औपनिवेशिक काल में। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। कब? 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो उस समय जजेस, नंबर ऑफ द जजेस कितने थे? 3 थे, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को, जब 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हो गया, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भारत का एकल न्यायपालिका जो मुख्य रूप से केंद्र के लिए भी है और राज्यों के लिए भी है। अमेरिका के जैसे नहीं है, जैसे अमेरिका में राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग है, ठीक है। अब इसमें उस समय नंबर ऑफ द जजेस की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में नंबर ऑफ जो जजेस हैं वो संख्या कितनी है? 33 + 1। इतना संख्या निर्धारित है। कोटा भले ही पूरा हो चाहे नहीं हो, 33 है, वो अलग बात है, लेकिन 33 + 1 जजों की संख्या, अर्थात एक सीजेआई और 33 अन्य जज मिलकर क्या है? सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं, यह नंबर कैसा है? इस नंबर को अगर आप देखेंगे, जो मैं बता रहा था, यह 33 और +1, तो आपके माइंड में ये चीज़ चलना चाहिए कि यह नंबर कौन निर्धारित करता है, यानी जजों की संख्या के बारे में निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है कि कोर्ट में, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की संख्या होगी, वो कौन निर्धारित करता है? तो वह निर्धारित किया जाता है सीधे किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट, यानी संसद के द्वारा। संसद निर्धारित करती है जजों के, यानी संसद को अधिकार है कि नंबर ऑफ द जजेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। अब आती है बात अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जैसे अभी लेटेस्ट जो सीजीआई है, वो लेटेस्ट सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना जी। कौन है? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी जो है लेटेस्ट जो है सीजीआई है, ठीक है। संजीव खन्ना जी क्या है? लेटेस्ट सीजीआई है। अब आती है बात की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होती है। तो पहले तो प्रावधान देखेंगे, इसका प्रावधान क्या ही है, क्या संविधान में? तो है, कहाँ पे है? भाग 5 में है। और भाग 5 में कहाँ पे है? तो आप देखेंगे आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो सीजीआई होते हैं या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को वो जज बना देंगे। तो इसके लिए पहले क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी पहला तो सिटीजन होना चाहिए भारत के। दूसरा जो क्राइटेरिया है, उनका उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 65 वर्ष से कम होना चाहिए। देखिए मिनिमम एज तो डिफाइन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज डिफाइन है इसमें। कितना? 65 ईयर्स, ठीक। तीसरा क्राइटेरिया क्या है इसमें? ये किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वो 5 वर्ष तक वह जज के रूप में होना चाहिए, या तो जज हो, या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट हो। क्या हो? एडवोकेट हो। ये इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट इस एलिजिबिलिटी वाले किसी भी व्यक्ति को सीजीआई या मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बना देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? तो इसमें एक और प्रावधान है। कैसा प्रावधान? तो उसमें प्रावधान है
कि इसके लिए सबसे पहले 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया, उसके बाद से सेकेंड जजेस केस हुआ, फिर सेकेंड जजेस केस के बाद से थर्ड जजेस केस 1998 में, और फोर्थ जजेस केस अभी तक हो चुका है जो कि 2014 में था। ठीक है, और सेकेंड वाला आपका 1990 जो है 1983, ठीक है 1983 में। तो पहला जजेस केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें क्या होगा, केवल कंसल्टेशन ही लिया जाएगा। केवल क्या लिया जाएगा, कंसल्टेशन ही लिया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से केवल कंसल्टेशन लेना है, उनमें उनकी जो सिफारिशें है वो बाध्यकारी नहीं है। ये पहले जजेस केस में कहा गया था। ठीक है, एसपी गुप्ता वाला जो मामला था उसमें। सेकेंड जजेस केस में अपने ही बयान से सुप्रीम कोर्ट जो है अलग होता है और क्या कहता है कि इसके लिए क्या होगा, एक कॉलेजियम होगा। अब एक कॉलेजियम क्या है, ये कॉलेजियम क्या है, तो ये कॉलेजियम है यह कहीं भी संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये जजों के द्वारा बनाया गया एक समूह है, जजों के द्वारा किया गया एक फॉर्मेशन है जो कॉलेजियम पद्धति है। इसमें सेकेंड जज केस में क्या कहा गया था कि एक सीजीआई और दो जो है सीनियर मोस्ट जजेज, ये मिलकर यानी 3 सदस्य इस कॉलेजियम में रहेंगे। यह क्या करेगा, कॉलेजियम किसी एक नाम को रिकमेंड करेगा और यह नाम होगा क्या, जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास यानी मिनिस्ट्री के पास, और मिनिस्ट्री जाए भेजेगी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसको क्या कर देंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे। 1983। तो इसमें कहा गया कि कंसल्टेशन ही नहीं बल्कि केवल कंसल्टेशन नहीं बल्कि कॉलेजियम जिस नाम को रिकमेंड करेगा उसी नाम के व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आपको सीजीआई या जजेज नियुक्त करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को। जब थर्ड जजेस केस आया तो उसमें इसी कॉलेजियम का विस्तार कर दिया गया, यानी ये जो 3 सदस्यीय कॉलेजियम थी, इस 3 सदस्यीय कॉलेजियम को 5 मेंबर्स वाला बना दिया गया, यानी एक सीजीआई और 4 जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेज, ये 5 सदस्यों वाला कॉलेजियम बन गया 1998 में। और तब ये कॉलेजियम तब से अभी तक जो जजों की नियुक्ति होती है इस कॉलेजियम के रिकमेंडेशन से ही होती है। ठीक है, अब कई बार लेट हो जाता है, कैसे, क्योंकि जो सरकार के पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जो नाम जाता है वह गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेती है, इसलिए। दूसरा, गवर्नमेंट चाहे तो उस नाम को रिकंसल्टेशन के लिए एक बार कॉलेजियम को भेज सकती है, लेकिन कॉलेजियम अगर उस नाम को दोबारा फिर रिकमेंड करे कि हाँ इसी नाम के व्यक्ति को करना है, बिल्कुल अपॉइंट करना है मुख्य रूप से सीजीआई या जजेज, तो उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, मजबूरन बाध्यता है कि वह अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है कॉलेजियम का। हाई कोर्ट में अभी भी वही 3 सदस्य वाला ही चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्य वाला। अब पूछेंगे कॉलेजियम है कहाँ संविधान में, कहीं भी वर्णन नहीं है, कॉलेजियम का वर्णन कहीं नहीं है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद तैयार किया गया है। किस केस में, सेकेंड जजेस केस में। ठीक है, अब फोर्थ जजेस केस क्या था, इसके अनुसार बना हुआ था, एनजेएसी बनाई गई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या था, यह इसलिए गवर्नमेंट लेके आई थी एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्योंकि ऐसा कॉलेजियम पर आरोप लगता है कि इसमें नेपोटिज्म चलता है। अब कैसे आप देखेंगे कि नेपोटिज्म चलता है, उसका कारण यह है कि जजों की नियुक्ति खुद जजों के द्वारा ही किया जा रहा है, और कॉलेजियम क्या है, एक सीजीआई है और 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं, और वही किसी एक जज की नियुक्ति कर रहे हैं, एक नाम को रिकमेंड कर रहे हैं, उसी को प्रेसिडेंट को बाध्यता है कि करेंगे अपॉइंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी खुद ही न्यायपालिका अपने न्यायपालिका को क्या कर रही है, चूज कर रही है। तो इसको रोकने के लिए एनजेएसी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, अब यह जब लाया गया था 2014 में, इसको 2015 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस आधार पर कर दिया कि चूंकि इसमें कार्यपालिका भी थी, तो कार्यपालिका जब न्यायपालिका की नियुक्ति करने लगी तो उसमें जो मुख्य रूप से पारदर्शिता है वो पारदर्शिता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, या जो स्वायत्तता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कर दिया,
असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज भी वही कॉलेजियम चल रहा है। हालांकि अभी एक कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निर्णय दिया गया है कि उसमें एक पैनल बैठेगा, इंटरव्यू लिया जाएगा उस व्यक्ति का, और भले कॉलेजियम ही करेगी, लेकिन उसमें जिस व्यक्ति का करना है उससे संबंधित कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सीजीआई या जजेस नियुक्त करना है, उसका कॉलेजियम फिक्स कर देगा। कॉलेजियम तो नाम कॉलेजियम ही फिक्स करे, लेकिन किस आधार पे करेगा, उसका आधार डिफाइन किया गया है अभी हाल ही में, कि वह व्यक्ति जो है उसका इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के पैनल में उसके घनिष्ठ या उसके रिश्तेदार या उसके जो मुख्य रूप से जो जज हैं वो उसमें शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है, और वो पैनल उस नाम को रिकमेंड करेगी, फिर कॉलेजियम के पास जाएगा, कॉलेजियम रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वह प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस नाम को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलेजियम वाला मामला था मुख्य रूप से। तो ये आपको अपॉइंटमेंट समझ में आई होगी। अब रिमूवल का जो प्रोसेस है, वेतन भत्ता तो संसद के जो संचित निधि है वहीं से दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन भत्ता होता है कहाँ से दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होते हैं कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है, अब इनका मुख्य रूप से अगर देखा जाए इनका ओथ कौन दिलवाते हैं, शपथ। तो यह जो शपथ लेते हैं किसके समक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष, यानी भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इनको रिमूवल का क्या प्रोसेस है। आप कई जगह देखे होंगे कि जजेस के रिमूवल की जगह पर इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो शब्द सही है नहीं। इम्पीचमेंट शब्द सही नहीं है, क्योंकि इम्पीचमेंट मात्र एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी किसी के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, बाकी उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग का प्रयोग नहीं है, रिमूवल शब्द का ही प्रयोग है। संविधान में कहीं महाभियोग शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जजों की जो रिमूवल होती है वो कैसे होती है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 100 मेंबर, राज्यसभा से 50 मेंबर। यह मेंबर यहाँ के लोकसभा के स्पीकर यानी पीठासीन अधिकारी, यहाँ का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के सभापति, इनको लिखित जब देंगे और जब ये संतुष्ट हो जाएंगे तो एक पैनल बनेगा, 3 सदस्यीय पैनल, जिसमें 2 ठो न्यायाधीश होंगे और 1 ठो कोई विधि ज्ञाता होगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, इस बात को, जैसे ये तो लाया जाएगा रिमूवल के लिए प्रोसेस, और उस बात को पुष्टि करने के लिए ये लोग जांच करेंगे, 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। जब ये जांच में अगर दोषी पाती है, जांच में अगर ये दोषी पाती है कि हाँ न्यायाधीश को रिमूव कर देना चाहिए, तब ये जाके आता है इसमें प्रोसेस, और प्रोसेस होता है 2/3, इसमें भी 2/3, इसमें भी। और जब 2/2 से पारित हो जाता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो जज रिमूव हो जाता है। आज तक अभी तक जो है प्रोसेस तो आया है, लेकिन अभी तक कोई भी जज भारत में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है रिमूव इस प्रोसेस के तहत नहीं हुआ है। ठीक है, पास नहीं हो पाया है। ठीक है, आया है। ठीक, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं पे जो है न्यायपालिका के लिए नहीं किया गया है, या उपराष्ट्रपति के लिए भी नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग जो मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है, जो इच्छा मृत्यु का दिया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में रेबीज रोगियों के लिए, अब रेबीज किससे होता है, जो डॉग्स होते हैं जब वो काटते हैं तो उनका इलाज जब नहीं होता है तो कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज हो जाता है। तो उन रोगियों को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको क्या कहा जाता है, यूथेनेसिया, क्या कहा जाता है, यूथेनेसिया, इसका मुख्य रूप से मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने को सहमति व्यक्त की है। और इस पर सुनवाई करेगा कि इनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जाए कि नहीं दी जाए। जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लगाने, ऐसे अगर आप कोई व्यक्ति है, मरीज है, अगर उसको इंजेक्ट किया जाता है डेथ करने के लिए, मारने के लिए, भले वो कितना हो पीड़ा में हो, तो मर्डर का केस हो सकता है। ठीक है, इसलिए तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, इच्छा मृत्यु को किसी मरीज को अधिक पीड़ा से बचाने के लिए उसकी मृत्यु शीघ्र करने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि दिया जाए। अभिषेक मृत्यु का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक सुसाइड कर लिया है, वो इच्छा मृत्यु नहीं है। ठीक है, इच्छा मृत्यु शब्द ग्रीक वाक्यांश यूथानेटिस मैंने बताया है अभी, जिसमें यू का अर्थ है अच्छा और थनाटोस का मतलब होता है मृत्यु, अच्छा मृत्यु के संदर्भ में। अच्छा मृत्यु का मतलब कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा से मतलब मर रहा हो। कहने की बात यह है कि कोई व्यक्ति का निश्चित हो कि वह बिल्कुल ही नहीं जी सकता है,
वह और जो प्रति घंटे या प्रति सेकंड अगर वो जीवित भी है तो उसमें उसको इतना पीड़ा है जो मरने से भी ज़्यादा बदतर है। तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह उसको ऐसा वह अगर इच्छा मृत्यु मिल जाती है तो वह जो पीड़ा उसको हो रही है, ठीक है, तो वह अमानवीय जो सारी चीज़ें हैं वो उससे उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो इसलिए इसको इच्छा मृत्यु उस सेंस में लिया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि सुसाइड वाला क्षेत्र में। तो इच्छा मृत्यु की प्रथा को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है तो देखेंगे हम लोग। एक सक्रिय इच्छा मृत्यु, कौन सी विधि होती है जिसमें जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। इसमें रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना शामिल होता है, जैसे अंतःशिरा के माध्यम से दवा की खुराक देकर तब उसको डेथ कर दी जाती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर कह देते हैं ले जाइए, ये जो है 1 दिन भी नहीं बचेंगे, 10 दिन भी नहीं बचेंगे, या ये बिल्कुल कितना हो दवा भी इनको करा लिया जाए, कुछ भी करा लिया जाए, इन बचने वाला है नहीं, और उसको असहनीय पीड़ा हो और उसे ऐसा लगे कि बिल्कुल इसको मतलब इन व्यक्ति को सबसे अच्छा जो दर्द है और अब पता है कि वो नहीं मतलब मरने ही वाला है एट लास्ट पोजीशन 10 दिन 15 दिन में, और उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो उसको ऐसा किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु को कभी कभी आक्रामक इच्छा मृत्यु शब्द से भी संदर्भित किया जाता है। तो इस पे सुनवाई करने वाला है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें कोई मुख्य रूप से एक केस है, उसको देखिए, कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने क्या कहा था कि जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मरने के अधिकार को मान्यता इसमें दिया गया था। कब? 2018 में। किस मामले में? कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिया गया था, ठीक है। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैधानिक बना दिया गया था, और घातक के रूप से जो बीमारी है या बीमार रोगियों को या लगातार वनस्पति अवस्था में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए लिविंग बिल बनाने की अनुमति भी दी थी, जिसमें चिकित्सा उपचार या जीवन समर्थन से इनकार करने के सम्मानजनक निकास की सुनिश्चित किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 2018 में मामला है, इससे संबंधित कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला 2018 का मामला है। 5 जजों के जो बेंच है उसने उसमें निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे जीवन का अधिकार होता है उसे जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मरने के अधिकारी को भी मान्यता दिया गया था, ठीक है। हालांकि भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध और अपराध है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत में जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है क्या है? इलीगल है और अपराध है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें फिर जो देखते हैं इस बार जो है गया है पीआईएल जो दाखिल किया गया है, याचिका जो दाखिल की गई है, उसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, उसके अनुसार फिर हम लोग चर्चा करेंगे जब आर्टिकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी, जो प्रीलिम से संबंधित रिलेशन जो था या मेन से रिलेटिव जो था, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।